अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक जानिब तो एक जगह के तो तोते उड़ाने ही थे, वो उड़ा दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं के तोते उड़ा दिए हैं। कई रहनुमा दुबक के बैठ गए हैं और कई रहनुमाओं से जब रब्ता किया गया, उनसे पूछा गया कि यार ताड़ा की ख्याल है मरीम नवाज़ ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर किसी भी किस्म की कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा उन्होंने कि यार कम बड़ा ख़राब है, क्योंकि इस वक्त जो तब्दीलियों का अमल गुजर रहा था, इन तब्दीलियों के अंदर हमें अपने लिए गुंजाइश तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन हमने वो गुंजाइश अपने लिए अभी शायद हम ना निकाल पाएँ, क्योंकि सूरत हाल कुछ इस किस्म की होगी। लेकिन इस तमाम मामलात के अंदर भी एक अहम इजलास हो जाता है लाहौर के अंदर। एक अहम पोलिटिकल लीडर की रिहाइश का जो नून लीग का एक अहम लीडर है, उसके घर में इजलास होता है और उस इजलास के अंदर मुफाहमती ग्रुप भी शरीक होता है और मुज़ामती ग्रुप भी शरीक होता है। इस गैर रस्मी इजलास के अंदर जो मरकज़ गुफ्तगू थी, यकीनन वो एक ज़लज़ला था, और आपको पता है वो ज़लज़ला क्या था। मैं ज़लज़ले की तारीफ़ आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊँ। वो ज़लज़ला था और ज़लज़ले के जो आफ्टर शॉक्स थे उसके ऊपर बात हुई कि यार ये जो आफ्टर शॉक्स हैं इससे हम किस हद तक मुतासर हो सकते हैं, और अच्छा बच्चा बनने के लिए मज़ीद अब हमें क्या राह अमल इख्तियार करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, कौन सी लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करनी पड़ेगी। इस इजलास के अंदर एक अहम फ़ैसला भी हुआ। वो अहम फ़ैसला क्या था? इजलास कब और कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग नून में नई तब्दीलियों से अपने आप को किस तरह हम आहंग करेगी, किस तरीके से अपने आप को नई तब्दीलियों के अंदर सिंक्रोनाइज़ करेगी और अपने लिए नई गुंजाइशें तैयार करेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट, क्योंकि इस इजलास के नतीजे के अंदर जो कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मरीम साहबा ने की और इस इजलास ने भी कुछ हलचल मचाई है, यकीनी तौर पर बहुत बड़ी हलचल मचाई है। लेकिन एक खबर जो कल आपको दी थी वो खबर अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हो गई है। जनरल फैज़ हमीद साहब चले गए हैं जनाब बन के कोर कमांडर पेशावर, और कोर कमांडर कराची जो थे नवीद अंजुम साहब, वो आ गए हैं अब नए DG ISI के तौर पर। और कल ये जो आपको खबर दी थी ये दुरुस्त निकली है और अल्लाह का शुक्र है। इस हवाले से डर तो मैं बड़ा रहा था कि अल्लाह खबर ठीक निकला है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खबर ठीक हो गई है। खैर आज इन इश्यूज़ पर जिनका मैंने आपसे तज़किरा किया, इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट हुई है आज, वो भी पॉलिटिकल फ्रंट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और वो है DG नैब की तौसी के लिए ऑर्डिनेंस जो सदर ममलिकत के दस्तखतों के साथ जारी हो गया। और इस ऑर्डिनेंस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ साथ बैठे हुए थे दो वज़ीर। एक वज़ीर थे जनाब वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब, दूसरी तरफ उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए थे फवाद चौधरी साहब, और दोनों की जो बात है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। एक वज़ीर साहब ये कह रहे थे कि जनाब अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी, अपोजिशन लीडर को एतमाद में लिया जाएगा, ना सिर्फ चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से भी बल्कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से भी जो सदर ममलिकत ने जारी किया। जबकि बिल्कुल उनके साथ बैठे हुए थे वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब, और वो वज़ीर कानून के बिल्कुल उलट बात कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि जनाब किस कल दी मुशावरत, हमने तो शहबाज शरीफ साहब से किसी किस्म की ना कोई मुशावरत करनी है और ना ही हमें किसी किस्म की मुशावरत करने की ज़रूरत है। हम एक चोर लुटेरे डाकू से क्यों करें मुशावरत, एक ऐसे बंदे से क्यों करें मुशावरत जिसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं, जो एहतसाब अदालतों में पेशियाँ भुगत रहा है। अगर अपोजिशन इतनी ही मुज़ाकरात चाहती है, इतनी ही मुशावरत चाहती है और वो चाहती है कि चेयरमैन नैब की तकरीरी के अंदर उसके रोल को माना जाए, तो अपना अपोजिशन लीडर बदले, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान किसी सूरत अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरा नहीं करेगा। ये है वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जिसके अंदर इस वक्त खुद हुकूमत मौजूद है, जिसकी मैंने आपको मिसाल दी। एक जानिब दो वज़ीर एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर दोनों साथ साथ कुर्सियों में बैठे हैं, लेकिन दोनों की बात एक दूसरे से मैच नहीं करी। एक कहता है हमने बात नहीं करनी, दूसरा कहता है हम बात करेंगे। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के अंदर एक और कहानी डाली है और बड़ी बारीक काम किया है फ़रोग़ नसीम साहब ने। हुआ ये कि पहले होता क्या था कि मुशावरत होती है, मुशावरत का मानी है मीनिंगफुल मुशावरत, यानी बामकसद मुशावरत। अब इस नए ऑर्डिनेंस के तहत वज़ीर आज़म तो पाबंद नहीं रह गए लीडर ऑफ द अपोजिशन से बराह रास्त रब्ता करने के लिए। अब ये सारे का सारा रोल चला गया सदर साहब के पास। अब अपॉइंटमेंट करनी है DG नैब की, वो करनी है सदर ममलिकत ने, और सदर ममलिकत ने मुशावरत करनी है प्राइम मिनिस्टर से, और सदर ममलिकत ने मुशावरत करनी है अपोजिशन लीडर से। यानी अब होगा ये कि सदर साहब की तरफ से एक लेटर जाएगा, वो लेटर आएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, और लेटर जाएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास, और दोनों से कहा जाएगा कि आप लोग 3-3 नाम भेज दें। अब वो 3-3 नाम चले जाएंगे सदर साहब के पास, और सदर साहब देखेंगे कि इनमें से कोई नाम मिलता जुलता है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो नाम है वो इस लिस्ट में कोई एक ऐसा नाम है जो मिले, और अगर मिलता होगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। उसी एक नाम को उठाएंगे सदर साहब और उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे बतौर चेयरमैन नैब। लेकिन अगर नहीं मिलेगा,
और उसके बाद भी जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो किसी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचेगा, तो फिर उसके बाद एक बन जाएगी पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी स्पीकर साहब फॉर्म करेंगे और इसके अंदर 6 बंदे होंगे हुकूमत के, 6 बंदे होंगे अपोजिशन के। और इसके अंदर भी यही है कि अगर ये कमेटी किसी भी नतीजे पर ना पहुंची तो ये जो चेयरमैन नैब साहब होंगे ये अपना काम जारी रखेंगे। अब जब तक वो कॉन्सेंसस होगा नहीं होगा, चेयरमैन नैब रहेगा। यानी आप जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो जावेद इकबाल साहब हैं ये अगले 4 साल भी चेयरमैन नैब के तौर पर सरतापा मोहब्बतें बांटते रहेंगे। और जो एहतसाब के जो तकाज़े हैं, बेशक उनके अपने दफ्तर से एहतसाब के तकाज़े शुरू हों या एहतसाब अदालत तक जाएं, वो अपने एहतसाब के जो तकाज़े हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उसके मुताबिक वो अपना काम जारी रखेंगे। किसी किस्म की कोई वीडियो उनको अपने किसी किस्म की कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई बयान, किसी मुतासरा फरीक का इल्ज़ाम उनको अपने ओहदे से नहीं हटा सकेगा। हाँ, अगर किसी ने उनको ओहदे से हटाना है तो उसके लिए उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना पड़ेगा और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका फ़ैसला करेगी। अब देखना यह है कि ये जो सरतापा मोहब्बत है इसके फैज़ अब किसको मिलेंगे। फैज़ का मतलब फैज़ मीर साहब नहीं है, वो चले गए हैं, वो कोर कमांडर हो गए हैं पेशावर के। खैर, जो इजलास है आज का वो इंपॉर्टेंट ख़बर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मरीम नवाज़ साहबा ने की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यकीनी तौर पर वो एक ऐसा जिसे हम कह सकते हैं धमाका है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर शायद इतनी ज़ोरदार आवाज़ के साथ कोई धमाका नहीं हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में मरीम साहबा ने हेड ऑन कर लिया, मुकम्मल तौर पर तैयारी कर लिया। और यही वो मरहला है जहाँ पर अब मुस्लिम लीग नून को अब कोई डिसाइसिव स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक तरफ या तो वो मरीम साहबा के साथ खड़े होंगे या मरीम साहबा के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। अब इसका फ़ैसला करना है मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि ये आ गया क्रॉस रोड। अब ये फैसला करना है कि जनाब जो आर्मिटेज ने नहीं कहा था मुशर्रफ साहब को कि इधर यू आर विद अस और नॉट, अब यही मामला आ गया है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर। सूरत गंभीर है। इजलास होता है एक, और इजलास होता है जनाब साद रफ़ीक साहब की रिहाइश गाह पर। इस इजलास को मतलब दोहराने पर ये दावत दी जाती है मुख्तलिफ लीडर्स को, और इस इजलास के अंदर मौजूद होते हैं जनाब इसाक डार साहब, इसाक डार कह रहा हूँ, साद रफ़ीक साहब के घर पे वो होता है इजलास। शाहिद खान अब्बासी साहब इसमें मौजूद होते हैं, अयाज सादिक साहब मौजूद होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब थे, राना तनवीर साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, परवेज़ रशीद साहब थे। और ये जो इजलास है ये तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहा। 5 घंटे तवील ये इजलास हुआ। 5 घंटे तक मुशावरत जारी रही कि जनाब अब अपने आगे कैसे बढ़ना है। और जो तय पाया गया, जो यहाँ पर तमाम लोगों का इत्तफाक था, वो ये था कि मुस्लिम लीग नून को अपनी कन्फ्यूजन का ख़ात्मा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मुफाहमत या मुज़ामत से निकलना पड़ेगा। बड़े सियासी फ़ैसलों में ताख़ीर से नुकसान हो सकता है। और इस इजलास के अंदर इस बात का भी फ़ैसला किया गया है कि जनाब इस वक्त अगर आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगले इलेक्शंस के अंदर अपना कोई रोल, अपनी कोई जगह बना सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी फ़ैसला किसने करना है, ज़िम्मेदार कौन है पार्टी फ़ैसले का, इसका तयन कर दिया जाए। और जब तक ये तयन नहीं होगा मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ इबहाम का शिकार रहेगी, बल्कि मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर वो भी इबहाम का शिकार रहेंगे। इस इजलास की तमाम तर तफसीलात से शहबाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया गया है और इस बात का फ़ैसला किया गया कि जनाब इस इजलास की जो कार्रवाई है इसको बाज़ाब्ता तौर पर रिटन फॉर्मेट के अंदर तमाम शुरका के दस्तखत करा के तमाम ये बातें जो उन्होंने तय की हैं कि ये पार्टी के अंदर है इबहाम है उसको ख़त्म होना चाहिए, बयानिए का टकराव ख़त्म होना चाहिए, सबको डिसिप्लिन की पैरवी करनी चाहिए। ख़ासतौर पर शाहिद खान अब्बासी साहब को ये बात की गई है, क्योंकि जब भी पार्टी सदर साहब की तरफ से कोई बयान आता है शाहिद खान अब्बासी साहब सामने आके अपने ही प्रेसिडेंट को कॉन्फर्ट करते हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें इसके अंदर तय पाई हैं। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भी इसके अंदर तय पाई है कि इस इजलास में कि मसलतों का शिकार नहीं बनना चाहिए, बल्कि हकीकत पसंदाना जो लाहे अमल है उसको इख्तियार करना चाहिए। और ये भी इस यानी कि गैर रस्मी इजलास में ये इस बात की भी तायीद की गई है कि हमें वो बात करनी चाहिए जो पार्टी के मफाद में हो, और यकीनी तौर पर जो पार्टी के मफाद में हो मुल्क और कौम के मफाद में भी समझा जाता है। और उनका कहा कि ये जो हमारी राय होगी चाहे वो किसी भी पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ हो, हमें अब उससे नहीं डरना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए अपनी बात को। इसको तहरीरी शक्ल के अंदर लगा के और भेजा जाएगा जनाब नवाज शरीफ साहब को। देखेंगे अब नवाज शरीफ साहब इसके बारे में क्या राय रखते हैं। और इसी से मिलती जुलती बात जिस तरह से मैंने अभी आपसे की
ये बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर एक टीवी प्रोग्राम में आकर, और जो पिछली दफ़ा जो हल्की फुल्की वो बिटवीन दी लाइंस बातें करते थे, कल के इंटरव्यू में जो उन्होंने मेहर बुखारी साहबा को दिया, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन को ख़त्म करना ज़रूरी है, और अगर पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगी तो इसका हमें नुकसान होगा। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि हमें अभी से वज़ीर आज़म के अपने उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए। अभी इलेक्शन नहीं आया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हमें अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी को पता हो कि ये बंदा वज़ीर आज़म बनेगा, हमने अब इसकी लाइन को टो करना है, इसके पीछे चलना है, इसके काफ़िले में शामिल होना है, लिहाजा ये हमारे लिए बहुत आसान काम है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब को कहना तो यही है कि उनके इस फैसले से पार्टी मुत्तहिद रह सकती है, नताइज भी हासिल कर सकती है। फिर उन्होंने मरीम साहबा को मशवरा दिया कि जनाब मरीम साहबा के लिए भी बहुत वक्त है, वो 2023 को अपने ज़हन से निकाल दें, वो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म बनेंगी, लेकिन 2023 के इलेक्शन को वो भूल जाएँ। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ासी परेशानी बन चुकी है। परेशानी इस वजह से बन गई है कि मरीम साहबा, और मरीम साहबा का जब भी हम जिक्र करते हैं तो इसका मतलब मैं तो क्लैरिटी के साथ नवाज शरीफ साहब लेता हूँ। अब मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन को डिफ़ाइन कर लिया, तय कर लिया कि हमने कहाँ जाना है, किस मंजिल का तयन है और किस हद तक आगे बढ़ना है। अब उनके इस हद तक आगे बढ़ने से, यानी जिस तरीके से आज उन्होंने तबले जंग बजाया, लड़ाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करने का उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो यकीनी तौर पर इससे वो जो मुफाहमती ग्रुप है उसके रास्ते के अंदर रुकावट आएगी। अब ये डबल एज गेम है, यानी रुकावट आ भी सकती है और रुकावट दूर भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो ये समझती है इस्टेब्लिशमेंट कि अगर मरीम साहबा के बयानिए को रोकना है तो फिर मुफाहमत के बयानिए को आगे बढ़ा के मरीम साहबा की आवाज़ को रोका जा सकता है। अदरवाइज़ ये बात अगर बढ़ जाती है तो बहुत दूर तक जाएगी, और जब ये दूर तक जाएगी तो फिर इसका रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। और सूरत हाल इस हवाले से अगर आप देखें, अभी तक के जितने भी ट्विटर अकाउंट्स पर मुस्लिम लीग नून के लीडर्स मौजूद हैं, उनमें से किसी एक ने मरीम साहबा के हवाले से कोई एक बात नहीं की कि मरीम साहबा ने दुरुस्त कहा, मरीम साहबा ने गलत कहा। सब दम साध के बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। और इसकी वजह है कि उनको मसलहत पसंदी, जिक्र आया था ना, मसलहत पसंदी और हकीकत पसंदाना सोच, अभी वो इस बारे में तय नहीं कर सके कि उनकी मसलहत किस जगह पर फॉल करती है, उनकी हकीकत किस जगह पर फॉल करती है। और सियासी हकीकतों का इदराक करना बड़ा ज़रूरी है। लोगों की जो नब्ज़ है ना, उस पर हाथ रखना बड़ा ज़रूरी है। असल लीडर का यही है जिसको पल्स ऑफ द पीपल का पता हो, जैसे पता हो कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस सिमत में जाना चाहते हैं। और अगर मरीम साहबा ने सही तरीके से पल्स ऑफ द पीपल पर हाथ रखा, लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखा, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की, तो यकीन जाने के पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा तब्दीली का पेशखेम हो गया, और वो एक कदावर सियासी लीडर के तौर पर याद रखी जा सकती हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, खुद अगर उनकी पार्टी उनके साथ ना खड़ी हुई तो वो एक उनके लिए बड़ी एक एम्बैरसमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। और देखना यह है कि ये जो नई तब्दीलियाँ हुई हैं फ़ौज के अंदर, नए DGISI आए हैं, नए कोर कमांडर्स आए हैं, कई तब्दीलियाँ हो रही हैं, कई तब्दीलियाँ होंगी, उनका क्या असर आएगा, क्या बतौर इदारा फ़ौज अपनी कुछ सोच के अंदर तब्दीली लाएगी, क्या सियासी गुंजाइशें मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं इस वक्त जो नए DGISI आए हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने देखी हैं खबरें, इंडिपेंडेंट उर्दू पर देखी है, दीगर जगहों पर देखी है, जहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जनाब ये जो नए DGISI हैं ये फ़ौज के सियासत के अंदर किरदार के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं। बात अगर ये है तो फिर यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए गुंजाइशें निकलेंगी, बाकी पार्टीज़ के लिए गुंजाइशें निकलेंगी। लेकिन अगर ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया है तो फिर ख़ासा इस पर मुझे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि वो तो चाहते होंगे यकीनी तौर पर कि उनको जनरल फैज़ हमीद साहब का मुतबादल मिले, और अगर उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो फ़ौज के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ है तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ, ये जो है बाजवा साहब का फ़ैसला दुरुस्त है, इमरान खान साहब का फ़ैसला दुरुस्त है, या मरीम साहबा का ऐलान जंग का फ़ैसला दुरुस्त है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।